आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। सरकार की किसी योजना का कोई फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक यहाँ लाइट नहीं चढ़ेगा तब तक वोट नहीं देंगे। लाइट नहीं देखा है, सिर्फ खंभा भर देखा है। अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो लोग यहीं मर जाते हैं, लेकिन सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी यहाँ की स्थिति है। पोषण राशि भी रुक गई तो ये खतरनाक स्थिति है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो पलायन करके गए हैं तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ बच्चे आएंगे। ईश्वर ना करे कोई घटना हो। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। एमपी में बीजेपी पिछले 20 सालों से सरकार में है। बीजेपी अपनी योजनाओं और पिछले 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में है। वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर जनता से सैकड़ों वादे किए हैं। दोनों ही दलों का फोकस आदिवासियों पर है। प्रदेश की आबादी में 21% आदिवासियों की संख्या है, लिहाजा उन्हें लुभाने के लिए हर तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री और दामुक नायक की टीम ने प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में पड़ताल की है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश के आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों की जमीनी पड़ताल करने के लिए हम सबसे पहले श्योपुर पहुंचे। यह जिला देश के विशेष पिछड़ी जनजाति PBTGS सहरिया बाहुल्य है। यहाँ 3 ब्लॉक और 2 विधानसभाएं क्षेत्र हैं। सरकार के हजार दावों से इतर श्योपुर की जमीनी हकीकत दावों से जुदा है। श्योपुर जिला आज भी कुपोषण से मुक्त नहीं हो पाया है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कागजी आंकड़ेबाजी में जिले से कुपोषण का ग्राफ बेहद कम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुपोषण के ग्राफ में कमी नहीं आई है। हमारी टीम श्योपुर जिले के कराहाल और विजयपुर के इलाकों में पहुंची, जहां 150 से ज्यादा शहरिया आदिवासी समुदाय बाहुल्य गांव हैं। करीब आधा दर्जन गांव में पड़ताल के बाद यह सामने आया कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां कुपोषित बच्चे ना हों। यहां गंभीर कुपोषित बच्चे भी मिले, जिन्हें जिला मुख्यालय के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था। हमारी टीम कराहल ब्लॉक के जैतवाड़ा गांव में पहुंची। यहां सरतीजो आदिवासी का परिवार रहता है। परिवार में 2 बेटे और उनकी पत्नियां और बच्चे एक ही घर में रहते हैं। बेटे फिलहाल मजदूरी के लिए गांव से बाहर गए हैं। ऐसे में घर की देखरेख की जिम्मेदारी सरतीजो पर है। सरतीजो के बड़े बेटे की पत्नी मछली ने 3 साल पहले 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के कुछ महीनों बाद ही दोनों बच्चे कुपोषित हो गए। बच्चों की हालत बेहद गंभीर हो गई, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। ये बच्चे कब बीमार हो गए थे, कितने दिन भर्ती रहे थे? हाँ, 1 साल फैल भाई भर्ती लेके। अच्छा, क्या हो गया था, क्या तकलीफ हो गई थी? ऐसा था बच्चा जे सपा छोटो सो जे ऐसा सपा सूख रहा है, ऐसा लकड़ी की नाई। फिर उन्हीं जे आंगनबाड़ी इन्ना बोली कि माई के तू के इस तेरे लड़का लेके भर्ती हो जा। फिर बड़ी बे आई बहन जी, इनके साथ गई। फिर मैं जब बच्चा लेके 3 दिन तो मैं करा ले रही। फिर उन्हीं बड़े सारे आए भी से डॉक्टर बड़े सोपुर से थे। बेन ने बोक देख के नो कही कि भाई के तू के सोपर चल गया। तब मैंने आके माँ बाप बुलवाए। फिर घर में बनारसी में तब जे गए, तब उन्हीं में भर्ती हुई है लेके। फिलहाल अब दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, मगर सरतीजों के परिवार से कुपोषण का साया दूर नहीं हुआ है। अभी करीब 1.5 वर्ष पहले सरतीजों की छोटे बेटे की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। हाल ही में यह बच्ची गंभीर कुपोषित है, जिसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सलाह पर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जाना है। तो आपके यहाँ कितने कुपोषित बच्चे हैं अभी फिलहाल? तो NRC में भर्ती करा दिया है या फिर भर्ती नहीं, करा? वो जा नहीं रही है, उसके पास छोटी एक और लड़की हुई। अच्छा, अभी तो फिर उसका क्या घर पे ही ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं, क्या कर रहे घर हैं? पे ही दे रहे हैं आयरन, मल्टीविटामिन। अमूमन कितने आपके आंगनबाड़ी में बच्चे निकलते रहते हैं कुपोषित? एक आधे निकलते सर, वो तो वो आदिवासी क्षेत्र है, कुछ आधा आदिवासी क्षेत्र है, उनमें है एक बच्चा।
पिछली साल कितने निकले थे कुल? पिछली साल तो एक ही था, अब और सामान्य में। श्योपुर में कुपोषण के मामलों की पड़ताल करते हुए हम जिला मुख्यालय श्योपुर पहुंचे। यहां हमारी टीम जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र में पहुंची। यहां 12 बच्चे भर्ती थे। इसके अलावा जो बच्चे कुपोषित होकर अन्य बीमारियों की चपेट में थे, उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। नीचे रहे 4-5 दिन, नीचे इंजेक्शन लगी, बोतल चढ़ी 2 पानी की, फिर नीचे सब ऊपर कर दे तो नीचे ऊपर हो गए 11 दिन। अब दस्त भी बंद हो गए और अब बुखार भी नहीं आ रहा है। अब तो जब किल्स रहा है वो रोई रहा है। अब तो हाँ, दूध पी रहा, रोटी खाना खा रहा है और वो कचू लाता थे भी खा रहा है अब तो। श्योपुर जिले के आदिवासी इलाकों में पिछले 5 सालों में कई बच्चों की जान चली गई। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाए। सरकार ने कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण आहार अनुदान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत अति पिछड़ी जनजातियों को 1000 रुपए प्रति महीने उनके खातों में डाले जाते थे, लेकिन पिछले 7 महीनों से यह राशि खातों में नहीं पहुंची है। जो पोषण आहार का 1000 रुपए खाते में आता है वो आ रहा है आपको? हाँ, कब से नहीं आया? 6-7 महीना से। इसके पहले आता था? इसके पहले आता। तो पहले कितने तारीख को आता था खाते में, फिर कब बंद हुआ? अब तारीख को तो पता नहीं सर, फिर पहले तो आते, फिर ये 6-7 महीना से बंद है। महीना का ही आता पहले। 6-7 महीने से बंद है। तो बैंक में पता किया, गए आप? गए बैंक में, नहीं है कुछ भी। कलेक्ट्रेट में भी होया है, कल भी गए और बैंकन पे भी जा ही रहा है, आ ही नहीं रहा खाता में पैसा। तो परेशानी हो रही होगी, कैसे क्या कर रहे हैं? हाँ, परेशानी हो रही है। 1000 का चक्कर में पैसा भारी लग रही है हमारा। हाँ, डेली जा रही है खाना में कागज लगा में। क्या बोल रहे हैं कलेक्ट्रेट में लोग? न कहे 5-6 दिन में आ जाएगा पैसा, वे ऑनलाइन करे दे और नहीं आवे। 7 महीना से नहीं आया। 7 महीना से नहीं। श्योपुर में आदिवासियों के लिए काम कर रही संस्था एकता परिषद भी दावा करती है कि जिले में कुपोषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रोजगार की समस्या इसका प्रमुख कारण है। यहाँ के आदिवासी रोजगार की तलाश में सीमावर्ती राज्य राजस्थान में पलायन कर जाते हैं। तरफ तो ये मजदूरी का कम मजदूरी का समय आ गया। अभी मजदूरी अब चालू होगी, धान कटाई चालू होगा, फिर गेहूं चालू होगा, फिर सरसों कटेगी, तब मजदूरी चालू होगी। इस बीच में कुछ नहीं था, उसमें से ये पोषण राशि भी रुक गई, तो ये खतरनाक स्थिति है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो पलायन करके गए हैं, तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि कुछ बच्चे आएंगे। ईश्वर ना करे कोई घटना हो। श्योपुर जिले के कुपोषण स्थिति को समझने के बाद हमारी टीम अलीराजपुर जिले में पहुंची। वर्ष 2021 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे भारत में अलीराजपुर वो ही जिला है जो सबसे ज्यादा गरीब है। अलीराजपुर पहुंचते ही जनजातीय संस्कृति चारों ओर दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता लगा कि अलीराजपुर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां जाना बेहद कठिन है। हमने उन इलाकों में जाने का फैसला किया। सुबह होते ही अलीराजपुर से हम रवाना हो गए। करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम ककराना गांव के नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ कुछ मोटर बोट और सामान कश्तियां किनारे पर लगी हुई थी। नदी के उस पार कई गांव हैं। नदी के उस पार किनारे पर छोटे छोटे टापुओं पर घर बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त नदी में पानी का बहाव तेज है। बोट चालकों से बातचीत करने के बाद एक मोटर बोट चालक जितेंद्र नदी के उस पार गांव में हमें ले जाने को तैयार हो गया। मोटर बोट में हम बैठे और गांव की ओर रवाना हो गए। करीब 40 मिनट में नदी के दूसरी तरफ के गांव दिखाई देने लगे। यह गांव झंडाना है। यहाँ एक टापू पर करीब 4 घर बने हुए थे। इसमें से एक घर आदिवासी डूंगर सिंह का है। डूंगर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। वह नर्मदा नदी के किनारे थोड़ी सी जगह में खेती और मजदूरी करते हैं, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो रहा है। डूंगर सिंह ने कहा कि इसी साल नर्मदा में आई बाढ़ के कारण उनकी बोट डूब गई। इसी बोट से वह ककराना के गांव में जाते थे और मजदूरी करते थे।
क्या दिक्कतें यहाँ रहती हैं आपको? नर्मदा के किनारे आप रह रहे हो। कहीं भाकरी माकरी नाखती माछ पड़े 150 200 सब पड़ा करे दाना महंगा 20 रुपये ही के दाना वार मिलता नहीं पाकता नहीं वारो नदी भराई गई आँखों डूब गयो और पाक तो नहीं कहीं खाई ले दाना बेसरित जाता कहीं मूंगफली नहीं पाकी कहीं या तो नहीं पाकिया नहीं। और क्या परेशानी आती है? ऐसे कोई बीमार आपका परिवार में हो जाए तो कैसे यहाँ से ले जाते हैं? नाम बुट मार जाए उन पार करें। कहाँ ले जाते हैं? उमरावदी सोंडवा ककड़ाना। तो कोई सरकार की तरफ से कोई राहत, कोई योजना का फायदा किसी तरह का कुछ कहीं मिलता है? कोई मिलता नहीं कुछ नहीं आके पैसे नहीं कहीं कहीं में पसाया नहीं था कहीं करे। डूंगर सिंह से मिलने के बाद इधर हम फिर बोट से ककराना की ओर रवाना हो गए। नदी के आसपास बने छोटे पहाड़ जिन्हें गांव के लोग फलियां कहते हैं। हर एक फलिया पर 2 से 6 मकान तक होते हैं। ऐसे ही नर्मदा के किनारे इन गांव में सैकड़ों घर बने हुए हैं। हम नदी के किनारे गांव की फलिया पर पहुंचे। यहां हमें ललिता और उनका परिवार मिला। ललिता अपने पति सुरेश और उसके भाई की पत्नी एवं 4 बच्चों सहित एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। इनके घर में रोज उपयोग के लिए 2 से 4 बर्तन ही होंगे। सुरेश और उसका भाई मजदूरी करके अपनी परिवार का पालन कर रहा है। मजदूरी इतनी कम है कि उन्हें अपने परिवार चलाने में परेशानी आ रही है। ललिता, क्या करते हैं आपके पति? कितना कमा लेते हैं? कैसे चल रहा है घर खर्च? काही काम नहीं कर जाए आख बुड़ जाए आमर घरात रडलीन बस रहना नहीं काही धंधो करने जाना ते माछ क्षेत्र मार जाए न पैसा पर देख जेत आमाक काही बीमार हो जाए ते भी पैसा नहीं ते कहाँ रह जाए बड़वा का देखाना नहीं काही पैसा हताम होती दवाखाना में जाना घर ते पोल बुड़ जे वहाँ रोतला ते पोल घर बुड़ जाती हम यहाँ ढासी नहीं रखा परिवार नुकलीन ते कहाँ जाजे दूसरो काम होते हम काम कर जाए नवरा दिन भर में बस रहना असला कपड़ा में बैस रहा का मुकान मोटर से है ना कहीं नहीं असला कपड़ा लेने बैस रहा हमें कहीं काम करे घर बांध दिया जाते पानी में बुड़ रहा और एकदम। कोई आया अधिकारी अभी तक? नहीं आया। इस वक्त हम अलीराजपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलेक्टर साहब का दफ्तर है और जो झंडाना और ककराना गांव है उनकी जो स्थिति है उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है और उनसे पूछा है कि किस तरह जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को, उन आदिवासी परिवारों को नहीं मिल पा रहा है जो नर्मदा के डूब क्षेत्र में आते हैं। लेकिन फ़िलहाल कलेक्टर ने इस मामले में ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता के चलते वो किसी भी तरह का वीडियो बाइट नहीं देंगे। अलीराजपुर के बाद हम प्रदेश के एक और आदिवासी बाहुल जिले अनूपपुर में पहुंचे। राजधानी भोपाल से यह जिला करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हम पुष्पराजगढ़ के उन इलाकों में पहुंचे जहां सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाएं भी इनसे दूर हैं। अनूपपुर में जनजातीय समुदाय की अति पिछड़ी जाति बैगा समाज के लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ इलाके और गांवों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले हम पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोधा के अंतर्गत गड़ीदादर गांव में पहुंचे। आदिवासी बहुल इस गांव की आबादी 900 के करीब है, लेकिन इस गांव में देश की आज़ादी के बाद से ही बिजली देखने को भी नहीं मिली है। बिजली के खंभे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तार नहीं होने के कारण और जो प्रशासन है उसकी बेरुखी के चलते इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ये दावे करती है कि आदिवासी बहुल इलाके में हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की काम किया जा रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो इन सभी दावों से जुदा है। गड़ीदादर गांव में हम इंद्रवती के घर पहुंचे। इंद्रवती की शादी 7 साल पहले गांव में रहने वाले सुरेंद्र सिंह से हुई थी
और जब वह विदा होकर अपने ससुराल गढ़ी दादर पहुंची तो यहाँ बिजली नहीं थी। उन्हें बताया गया कि कुछ दिनों बाद बिजली आएगी, लेकिन अब 7 साल के बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। पर हम लोग 2012 से शादी हुई है, तो उसमें हम आए हैं तो फिर यहाँ ही नहीं है लाइट। सरकार की किसी योजना का कोई फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला है। अब कैसा लगता है, बिना लाइट के कैसे गुजारा करते हैं आप? हम लोग वही सौर ऊर्जा बैटरी से गुजारा करते हैं। परेशानी नहीं होती आपको कि लाइट नहीं इस गांव में? हो तो रही है सर परेशानी, पर हम लोग क्या करें। हमारे यहाँ लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। अंधेला में खाना वाना बनाते हैं, अंधेले में रहते हैं। तो अब चुनाव आने वाले हैं, अब क्या आप लोग करेंगे? यहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक यहाँ लाइट नहीं चढ़ेगा तब तक वोट नहीं देंगे। गांव में लोगों का कहना है कि बिजली के खंभे लगाए गए हैं लेकिन बिजली नहीं आई। ये बताइए, यहाँ बिजली कब से नहीं है, सड़क कब से नहीं है? बिजली यहाँ खम्भा भर गाड़ी रही से बिजली नहीं है लगे हमारे जमाना भर। जब से हम जाने हैं, जब से लाइट नहीं देखा है, सिर्फ खम्भा भर देखा है। वहीं हम पुष्पराजगढ़ के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन जाने का रास्ता तक नहीं है। यह गांव शहरी क्षेत्र से एकदम कटा हुआ है। गुट्टीपारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत बैगान टोला गांव आता है। यह गांव सड़क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां के सरपंच दादूराम आदिवासी के साथ हम पैदल ही इस गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ता काफी सकरा और खराब था। पथरीले रास्ते पर हमें 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हम बैगान टोला पहुंचे। यहाँ पर सारे मकान कच्चे और झोपड़ी नुमा थे। गांव की आबादी करीब 200 लोगों की है, जो 2 अलग अलग टोला बनाकर रह रहे हैं। बिजली के साधन नहीं है, अपने रास्ता नहीं है, रोड के साधन, पानी के साधन, इतना पहाड़ में चक के आथन क्या तकलीफ रहती। सब दुख बीमार हर कोई समस्या पड़ता है। तो कोई अधिकारी कोई आते हैं यहाँ पे? आयला तो आते हैं, इसने आ के देख के भाग जाते हैं। ताहले 2 बार तो हमारा ध्यान नहीं दे, नहीं ध्यान देती तो खुद बनती थी। हाँ तारी चले भाग जाता है, यहाँ तो चढ़बे नहीं करा। गांव के लोग आदिकाल पद्धति की खेती करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मजदूरी करने गांव से बाहर जाते हैं। यहाँ बिजली आज तक बिजली नहीं लगा है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न तो यहाँ सड़क बना है। इतनी परेशानियों का बैगान टोला के लोग सामना करते हैं कि ग्राम पंचायत गुट्टीपारा से 4-5 किलोमीटर जा कर के जो शासन के द्वारा प्रदाय की जाती है वो अन्न जो राशन कार्ड वाली, उसको ये लोग ये मूड में रख के, सर में रख के और उसको यहाँ लाते हैं। तब तक इनको जो है 1 टाइम का समय लग जाता है आने जाने में। और यहाँ से बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में भी परेशानी, पैदल हीट के जाना पड़ता है। अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो लोग यहीं मर जाते हैं, लेकिन सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसी यहाँ की स्थिति है। और मैं समय समय में शासन प्रशासन को मैं भी बिजली के लिए और सड़क के लिए प्रस्ताव दे चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ अटक जाती है और अभी तक इस पर अमल नहीं किया शासन प्रशासन ने। बैगान टोला गांव के लोग शासकीय योजनाओं का लाभ तो दूर की बात है, यह लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। गांव में पानी की समस्या है। यहाँ झिरिया खोदकर पेयजल लिया जाता है। झिरिया गांव के लोगों द्वारा पहाड़ पर छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं। इन्हें बड़े छोटे पत्थरों की मदद से चारों ओर से बांध दिया जाता है। करीब 7-8 फीट गहरे गड्ढे खोद कर लिए जाते हैं। इन्हीं गड्ढों में रात में पहाड़ों से प्राकृतिक पानी झिरकर इकट्ठा होता है और इसी पानी का उपयोग गांव के लोग कर रहे हैं। ये प्राकृतिक पानी है सर, जो ऊपर से रिस करके जो आता है उसी से जो गुजारा करते हैं। तो ये शुद्ध नहीं है और पीते हैं तो पेचिश होना स्वाभाविक है। और तरह तरह के जो जलीय कीड़ा हैं उनसे भी प्रॉब्लम जाता है इन लोगों को। तो आए दिन बीच बीच में तो परेशानी रहती है और स्वास्थ्य सही नहीं रहता इन लोगों का। अनूपपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर ये जो गुट्टीपारा ग्राम पंचायत है, वहाँ रोड के माध्यम से करीब 4 किलोमीटर का एक पहाड़ी का इलाका है। वहाँ से पैदल चलकर
हम इस बैगान टोली में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको एक झिरिया नज़र आ रही होगी। इसी झिरिया से जो आदिवासी लोग हैं वो पानी भरते हैं और उनके जो दिन भर के रोज़मर्रा के जो काम है वो इसी पानी से हो रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था एकदम ख़राब यहाँ पर है, क्योंकि किसी तरह के कुएं, तालाब या अन्य माध्यम से इन लोगों को पानी नहीं मिलता है। फ़िलहाल जो गांव के लोग हैं उन्होंने झिरिया खोदी है और इसी झिरिया में से ये पेयजल पानी ले रहे हैं। अनूपपुर के बाद हम एक और आदिवासी बाहुल्य जिले बालाघाट में पहुंचे। बालाघाट से करीब 20 किलोमीटर दूर हम पीपर टोला गांव में पहुंचे। पूरा गांव सड़क की एक तरफ में बसा हुआ है। यहीं बाबा भैया सीओ की चाय नाश्ते की दुकान है। घर के आगे उन्होंने यह दुकान बनाई है। लकड़ी के झोपड़े में यह दुकान संचालित कर वह अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी शिव है और मेरे पति की छोटी सी दुकान है चाय नाश्ते की, जिसमें मैं भी मदद करती हूँ। इसी से हमारा घर चलता है और छोटा सा धंधा है चाय नाश्ते का, उसी के पीछे हम दिन भर मेहनत करते हैं। चाय बेचते हैं, नाश्ता बेचते हैं, उसी से हमारा खाना पीना जो भी है तो ये सब सारी चीज़ चलता है। ऐसा है जैसे हम कम पढ़े लिखे हैं, है ना। हमने एक दो बार ट्राई किया था कि जैसे हमें लोन चाहिए दुकान के लिए, तो कहा गया था पंचायत के थ्रू कि नहीं, अगर आप 10वीं पास हो या थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हो, है ना, तो उस हिसाब से भी लोन मिल सकता है। लेकिन अब जो इंसान कम पढ़ा लिखा हो, जिसका कोई ना खेती ना बाड़ी, हम बेरोजगार आदमी, है ना, छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं, उसी से अपना परिवार चला रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, बस अपने दम पे। ऐसा है। और सरकार का अगर कोई लाभ मिलता तो और अच्छे से होता सब कुछ। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में मम्मी पापा हैं जो वृद्ध हैं, है ना, और 2 बच्चे हैं मेरे, बीवी है, बस 7 लोगों का परिवार है मेरा। अब ये छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान के भरोसे मैं अपना परिवार पालता हूँ। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए मौजूदा भाजपा सरकार ने कई दावे किए, लेकिन जब इन दावों की पड़ताल की गई तो हकीकत आपके सामने है। सरकार की योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं अभी भी आदिवासियों से कोसों दूर दिखाई दे रही हैं। न्यूज लॉन्ड्री और दमूक नायक के लिए मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।